हाय, इस वीडियो में हम समझेंगे मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, जिसके अंदर में जो पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर होते हैं, उनके क्या क्वालिफिकेशन होते हैं, उनको किस ग्राउंड पे डिस्क्वालीफाइड किया जाता है, उनकी सीट की वैकेंसी किस तरह से होती है, ओथ और अफर्मेशन, सैलरी एंड अलाउंस, ये सभी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर में कवर करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे क्वालिफिकेशन। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में क्या प्रोविजन लिखे गए रिलेटेड टू द क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए सबसे पहले आप तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए और सब्सक्राइब करना चाहिए ओथ बिफोर द पर्सन जो ऑथोराइज करेंगे इलेक्शन कमीशन। इस ओथ में वो बोलते हैं कि ट्रू फेथ दिखाएंगे, एलिजेंस दिखाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की तरफ, साथ ही साथ सोवेर्निटी इंटीग्रिटी, जो देश की सोवेर्निटी इंटीग्रिटी है उसको अपहेल्ड करेंगे। एटलीस्ट 30 ईयर एज होनी चाहिए राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए एटलीस्ट 25 ईयर्स एज होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा है कि जो पार्लियामेंट क्वालिफिकेशन को प्रिस्क्राइब करेगा उनको भी फुलफिल करना चाहिए। तो उसके लिए पार्लियामेंट ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 को इनैक्ट किया है। इसके अंदर में क्या क्या लिखा है, सबसे पहले रजिस्टर इलेक्ट्रोल होना चाहिए पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन से। देन राज्यसभा का अगर मेंबर बनना है किसी भी स्टेट से, अगर उसको इलेक्ट होना है एज अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा, तो उस स्टेट का इलेक्टोर होना चाहिए वो। और दूसरी चीज़ ये कि ये जो इलेक्टोर होना चाहिए उस स्टेट का कंटेस्ट इन द इलेक्शन, ये 2003 में इसको लाया गया, ये प्रोविज़न को 2003 में लाया गया और 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको अपहेल्ड किया है। तो दूसरी चीज़ ये कि अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट SC ST जो रिजर्व सीट होती है उससे अगर इलेक्शन, मतलब उस सीट पे अगर इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहता है तो उसको SC या ST कैटेगरी का होना चाहिए किसी भी स्टेट से, किसी भी यूनियन टेरिटरी से। और जो कैंडिडेट SC ST के होते हैं वो जनरल जो सीट होती है उसको भी, मतलब उस सीट के ऊपर भी वो कंटेस्ट कर सकते हैं, इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में क्या क्या प्रोविजन है। सबसे पहली चीज तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट द मिनिस्टर, और जो भी पार्लियामेंट्री प्रोविजन होते हैं। अनसाउंड माइंड होना नहीं चाहिए, जो कि अगर किसी भी व्यक्ति को अनसाउंड माइंड डिक्लेयर किया गया बाय द कोर्ट तो फिर वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा टू बिकम द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। दूसरी चीज़ ये है कि अनडिस्चार्ज होना चाहिए, इंसॉल्वेंट, इसका मतलब बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए। वॉलंटरी अगर एक्वायर करता है किसी भी फॉरेन स्टेट की सिटीजनशिप तो फिर क्या होगा, वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। और पार्लियामेंट के लॉ, जो भी पार्लियामेंट ने लॉ पास किया है रिलेटेड टू द डिस्क्वालिफिकेशन, तो उस मतलब इसके अंदर भी नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए पार्लियामेंट ने क्या किया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 में कुछ प्रोविजन लिखा है रिलेटेड टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो क्या क्या है इस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 में। सबसे पहले चीज तो जो मेंबर है, मतलब टू बिकम द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, इलेक्शन ऑफेंस या करप्ट प्रैक्टिस में गिल्टी पाया नहीं जाना चाहिए। देन 2 साल या 2 से अधिक साल की इम्प्रिजनमेंट नहीं होनी चाहिए। देन अगर इलेक्शन कमीशन ने अपने अकाउंट को लॉन्च करने के लिए, जब जब इलेक्शन कंडक्ट किया जाता है तब इलेक्शन कमीशन क्या बोलता है कि आप अपने अकाउंट को, जो भी फाइनेंशियल अकाउंट है उसको लॉन्च कीजिए। तो अगर विद इन अ टाइम फेल हो जाता है लॉन्च करने के लिए तो वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा टू बिकम द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। देन नॉट हैव द इंटरेस्ट, मतलब उस व्यक्ति के पास इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में, वर्क में और सर्विसेज में। डायरेक्टर और मैनेजिंग एजेंट नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट के किसी भी कॉरपोरेट में जहाँ पे गवर्नमेंट ने 25% या इससे अधिक जो शेयर है उसको होल्ड किया हो। डिसमिस नहीं होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट सर्विस से, या मतलब किस ग्राउंड पे, करप्ट प्रैक्टिस या डिसरॉयल्टी के केस में डिसमिस हुआ नहीं होना चाहिए। देन कोई भी जो ब्राइवरी का ऑफेंस है उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। पनिश नहीं किया जाना चाहिए किसी भी व्यक्ति को सोशल क्राइम में, जैसे कि अनटचेबिलिटी। अगर इस ग्राउंड पे किसी व्यक्ति को सोशल क्राइम में अगर पनिश किया जाता है तो फिर वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। ठीक है, एज पर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। और इन सभी से रिलेटेड जो फाइनल डिसीजन होगा डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, वो कौन करेगा, फाइनल डिसीजन किसका होगा, प्रेसिडेंट का होगा। और प्रेसिडेंट जो है ये फाइनल डिसीजन ऑन द कॉन्करेंट ऑफ द, मतलब किसके ओपिनियन से लेगा, इलेक्शन कमीशन के ओपिनियन पे लेगा। ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, एज पर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951।
अब बात करेंगे हम जो डिसक्वालीफाइड किया जाता है मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। तो इसका जो प्रोविजन है वो संविधान के 10th शेड्यूल के अंदर में है, जिसके अंदर ये लिखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी पॉलिटिकल पार्टी के सीट से अगर इलेक्ट होके आया है और वो पॉलिटिकल पार्टी की सीट को वॉलंटरी गिव अप कर देता है तो फिर वो क्या हो जाता है, डिसक्वालीफाइड हो जाता है फॉर टू बिकम द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। देन अगर अपने जिस पॉलिटिकल पार्टी से वो इलेक्ट होके आया है उससे अगेंस्ट में अगर वोटिंग करता है, ठीक है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, डिसक्वालीफाइड हो जाएगा। कोई इंडिपेंडेंट अगर इलेक्टेड मेंबर है वो कोई पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है तो इन दैट केस ऑल्सो डिसक्वालीफाइड हो जाएगा। कोई नॉमिनेटेड मेंबर, ठीक है, कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है आफ्टर 6 मंथ तो फिर वो भी डिसक्वालीफाइड हो जाएगा। और इस ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन में जो डिसक्वालिफिकेशन होता है इसके लिए फाइनल अथॉरिटी कौन है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर है। लोकसभा के केस में स्पीकर और राज्यसभा के केस में चेयरपर्सन। दूसरी चीज ये है कि इनके जो फाइनल डिसीजन होंगे उनके ऊपर जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, ठीक है, एज पर द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव इन द ईयर 1992। बात करेंगे कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनकी सीट किस तरह से वैकेंट होती है। सबसे पहली चीज तो डबल मेंबरशिप। जब देखिए कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसको आइदर लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी एक का ही मेंबर एट अ टाइम रहना पड़ेगा। मतलब ये कि दोनों हाउस का मेंबर एट अ टाइम नहीं हो सकता है। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज ये कि अगर कोई ऐसा मेंबर इलेक्ट हो जाता है दोनों हाउस से तो उसको इंटीमेट करना पड़ेगा विद इन 10 डेज, ठीक है, कि वो किस हाउस का मेंबर वो बनना चाहता है, मतलब ठीक है, कंटिन्यू रहना चाहता है। अगर वो डिफॉल्ट हो जाता है टू इंटीमेट विद इन 10 डेज तो उसकी जो राज्यसभा की सीट होगी वो क्या हो जाएगी, वैकेंट हो जाएगी और वो लोकसभा का मेंबर बना रहेगा। अगर कोई सीटिंग मेंबर है, ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा का, मान लीजिए अगर राज्यसभा का कोई अगर सीटिंग मेंबर है और वो लोकसभा के लिए इलेक्शन कंटेस्ट करता है और वो इलेक्शन को जीत जाता है तो इन दैट केस उसको भी किसी एक हाउस से, मतलब किसी एक सदन की सीट को वैकेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ऐसा करने में वो फेल हो जाता है तो उसका जो फर्स्ट हाउस रहेगा, मतलब मान लीजिए अगर राज्यसभा का मेंबर है और लोकसभा का इलेक्शन अगर कंटेस्ट करता है और लोकसभा का इलेक्शन जीत जाता है तो उसकी जो राज्यसभा की सीट है वो क्या हो जाएगी, वैकेंट हो जाएगी। अगर कोई मेंबर इलेक्ट हो जाता है 2 सीट से, किसी भी एक सदन के 2 सीट से अगर वो इलेक्ट हो जाता है, ठीक है, 2 कॉन्स्टिट्यूंसी से अगर इलेक्ट हो जाता है तो उसको उसका ओपिनियन लिया जाएगा कि वो किस कॉन्स्टिट्यूंसी से बना रहेगा, ठीक है, नहीं तो फिर उसकी दोनों सीट क्या हो जाएगी, वैकेंट हो जाएगी। पर्सन कैनॉट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर एट अ टाइम। अगर वो पर्सन, मतलब वो मेंबर अगर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर का अगर मेंबर रहता है तो उस केस में उसकी मतलब पार्लियामेंट की जो सीट रहेगी वो क्या हो जाएगी, वैकेंट हो जाएगी और वो स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। अब बात करके हम डिसक्वालिफिकेशन की। तो जो पर्सन डिसक्वालीफाइड होता है, ठीक है, वो कौन से ग्राउंड पे होता है, मतलब कहाँ पे लिखा है, इसके प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में है, साथ ही साथ पार्लियामेंट्री कुछ प्रोविजन है। अगर इन दोनों प्रोविजन पे वो डिसक्वालीफाइड हो जाता है पर्सन तो उसको अपनी सीट को वैकेंट करना होता है। और रेजिग्नेशन के ग्राउंड पे भी सीट वैकेंट हो जाती है। तो उस केस में जो रेजिग्नेशन है, इन केस ऑफ द राज्यसभा चेयरमैन को रेजिग्नेशन दिया जाता है और लोकसभा के केस में स्पीकर को रेजिग्नेशन दिया जाता है। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो अपना रेजिग्नेशन एज पर द हाउस, ठीक है, वो अपना रेजिग्नेशन देते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो 60 डे, ठीक है, अब्सेंट रहता है विदाउट परमिशन तो इन दैट केस ऑल्सो उसकी जो मेंबरशिप है वो भी क्या हो जाती है, वैकेंट हो जाती है। अब बात करेंगे ओथ और अफर्मेशन की। तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो जब वो पार्लियामेंट का मेंबर बन जाता है तो वो क्या ओथ लेता है। सबसे पहली चीज ये कि वो ट्रू फेथ दिखाएगा, एलिजेंस दिखाएगा, अपने आप को डिवोट करेगा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की तरफ, सोवेरेनिटी और इंटीग्रिटी जो देश की है, ठीक है, उसको अपहोल्ड करेगा, बनाए रखेगा, अपनी ड्यूटी को फेथफुली डिस्चार्ज करेगा। और दूसरी चीज ये कि ये जो मतलब जो ओथ लेगा, ठीक है, जो ओथ लेगा ये कंपलसरी है, ठीक है, टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग एंड द वोटिंग ऑफ द हाउस। अगर वो ऐसा करने में फेल हो जाता है तो इन दैट केस उसके ऊपर पेनाल्टी लगेगी ₹500 की, ठीक है।
तो उसके बाद मतलब ये पेनल्टी कब लगेगी, अगर वो बिफोर टेकिंग द ओथ, अगर वो प्रोसीडिंग में इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, दूसरी चीज ये कि अगर उसको डिसक्वालीफाइड, मतलब उसको उसको ये पता है कि वो क्वालिफाइड नहीं हुआ है एज अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, फिर भी वो प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट करता है, तो इस केस में भी उसको ₹500 की पेनल्टी लगेगी। उस मेंबर को अगर प्रोहिबिट किया गया है सीटिंग एंड वोटिंग के लिए, ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर में, तो इन दैट केस ऑल्सो उसको पेनल्टी लगी ₹500 की। बात करेंगे सैलरी एंड अलाउंस की, तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनकी सैलरी एंड अलाउंस कौन डिटरमाइन करता है, पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है। और जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं इनके जो सैलरी एंड अलाउंस होते हैं, ठीक है, ये क्या है, चार्ज होते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। चार्ज का मतलब ये कि इसके ऊपर पे वोटिंग नहीं होती है। ठीक है, ये क्या है, चार्ज होता है। जो भी प्रिसाइडिंग लोकसभा के केस में कौन होते हैं, स्पीकर होते हैं और डिप्टी स्पीकर। ठीक है, मतलब डिप्टी स्पीकर कब होते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जब स्पीकर के एब्सेंट में। राज्यसभा के केस में चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन। तो इनके जो भी सैलरी एंड अलाउंस है ये चार्ज होते कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। तो नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट, जिसके अंदर में जो स्पीकर होता है लोकसभा का, उनका किस तरह से इलेक्शन किया जाता है, टेन्योर क्या होता है, पावर क्या होते हैं उनके प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के लोकसभा और राज्यसभा के केस में, ये सभी को हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर में हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले ये देखा कि किस तरह से मतलब जो लोकसभा और राज्यसभा है उनके मेंबर की क्या क्वालिफिकेशन होती है। ठीक है, देन डिसक्वालीफाइड किस तरह से किए जाते हैं उनको, कौन से ग्राउंड है, कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट ने जो अपना रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 है उसके अंदर में क्या क्या प्रोविजन है रिलेटेड टू द क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन। देन हमने ये देखा कि इनकी सीट किस तरह से वैकेंट होती है, कौन से ग्राउंड है, डबल मेंबरशिप हो गया, डिसक्वालिफिकेशन हो गया, रेजिग्नेशन, अब्सेंट हो गए, ये ग्राउंड पे इनकी सीट वैकेंट होती है। ओथ देखा हमने, ओथ और अफर्मेशन। देन एट लास्ट सैलरी एंड अलाउंस देगा। तो इनके जो सैलरी एंड अलाउंस है वो कौन डिटरमाइन करता है, पार्लियामेंट करता है। तो ये मेनली वैरी करता है। ठीक है, एट प्रेजेंट 2018 में इसके सैलरी एंड अलाउंस को बढ़ा दिया गया है, दैट इज 50,000 टू 1 लाख पर मंथ किया गया है। ठीक है, और जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं उनकी सैलरी एंड अलाउंस वो चार्ज होते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।